साथियों नमस्कार। खेल खिलाड़ी के इस कार्यक्रम के लिए आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के खूबसूरत तात्या टोपे स्टेडियम में और मिल रहे हैं उस शख्सियत से जिसे सब कुछ पता है, न केवल खेलों के बारे में बल्कि दुनिया जहान के बारे में। आप हृदय से कवि हैं, शब्द आपके मंत्रमुग्ध किया करते हैं, तो आपकी सेवाएं और आपका समर्पण सारे समाज को दरअसल उद्वेलित किया करता है, प्रेरित किया करता है। और खेलों की बात करें तो आपके पास जो जवाबदारी इन दिनों है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आप हैं खेल संचालक, मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण विभाग, आईपीएस श्री पवन जैन साहब। पवन जैन साहब, शब्दों के तो आप शिल्पी हैं, लेकिन बड़ी जवाबदारी इस समय आप निभा रहे हैं बतौर खेल संचालक। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये नई जवाबदारी आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे इसका उपयोग करते हैं खिलाड़ियों के लिए, खेलों के लिए? देखिए, मैं जो भी जवाबदारी सरकार देती है उसे पूरे मन से निभाता हूँ। और ये मेरे मन की बात इसलिए है कि मैं बचपन से एक बात पूरी शिद्दत से करता हूँ कि सबसे पहले खेल का पन्ना पढ़ता हूँ। जी। ये हम लोग खुशकिस्मत हैं कि इस दौर में खेल की खबरें पहले पन्ने पर भी आ जाती हैं। तो खेल प्रेमी के रूप में और एक खिलाड़ी के रूप में मुझे लगता है कि मुझे ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मिली है जो मेरे मन का है, और मैं कोशिश करूँगा कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी शिद्दत से निभाऊँ। बहुत सारी बातें आपसे की जा सकती हैं, सामाजिक विषय पर, साहित्यिक विषय पर, लेकिन हमारा फोकस खेल पर ज़्यादा रहेगा। अगर आप मध्य प्रदेश के मुखिया हैं खेलों के क्षेत्र में, तो मध्य प्रदेश की खेलों में स्थिति किस तरीके से आंकते हैं? देखिए, क्या है कि मध्य प्रदेश ने पिछले 10 सालों में मैं कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री के विशेष सहयोग से और हमारी खेल मंत्री के नेतृत्व से खेलों को नई दशा और दिशा मिली है। मध्य प्रदेश 10-12 साल पहले खेलों में कहीं भी नहीं था, ना हम 3 में थे ना 13 में थे। और आज ये कहने में हर खिलाड़ी को, खेल प्रेमी को, मध्य प्रदेश के खेल से जुड़े हुए लोगों को फक्र होगा कि मध्य प्रदेश अब खेलों में शीर्षस्थ राज्यों की श्रेणी में आ गया है। अभी जितने भी खेल हुए हैं कोरोना काल के बाद, ये चाहे जो भी कारण रहे हों, मध्य प्रदेश ने अपनी खेल अकादमियों को सबसे पहले खिलाड़ियों के लिए खोला। और जितनी भी अभी राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हुई हैं, चाहे वो शूटिंग की हो, चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स में सेलिंग, रोइंग, कैनोइंग, कायाकिंग, कैनो सैलम की हो, चाहे वो घुड़सवारी की हो, चाहे वो एथलेटिक्स की हो, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अभी कल ही गुवाहाटी में जो ख़त्म हुई है राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता, उसमें मध्य प्रदेश 6ठे स्थान पर रहा है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के एथलेटिक्स के लिए ये बहुत गौरव का दिन है कि हमारे 3 खिलाड़ियों ने वहाँ पे मीट रिकॉर्ड बनाए। एक खिलाड़ी ने 22 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। तो मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश ने जो अपनी आधारभूत संरचनाएं खड़ी की थी, उसके सुपरिणाम अब आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे दर्शकों को भी ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश को अगर देखा जाए तो पिछले 2 दशक अभूतपूर्व रहे हैं। ख़ासतौर से पिछला दशक गुवाहाटी राष्ट्रीय खेलों में हम कहीं पीछे थे, लेकिन केरल के जो राष्ट्रीय खेल हुए थे वहाँ हम टॉप 6 में शामिल हुए। ये अपने आप में अभूतपूर्व बात है, और इसके पीछे वास्तव में खेल के प्रति जो कोशिशें प्रदेश में हुई हैं वो महत्वपूर्ण है। 21 अकादमी हमारी चला करती हैं। थोड़ी सी अकादमियों के बारे में हमारे दर्शकों को देखिए, वर्तमान में हमारी चूँकि कोरोना काल था और स्विमिंग की अकादमी हम लोग अभी प्रारंभ नहीं किए हैं, लेकिन 18 अकादमी अभी हमारी चल रही हैं। और इसमें हमारी कई अकादमियों को भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने एक्सीलेंस सेंटर का खिताब दिया है। अभी हमारी शूटिंग को, हमारी रोइंग को, हमारी हॉकी को, हमारे बॉक्सिंग को, एथलेटिक्स को, सभी को उन्होंने एक्सीलेंस सेंटर का खिताब दिया है। और 2 ऑब्जर्वेशन मैं आपके बीच में ज़रूर रखना चाहूँगा कि जो हमारी शूटिंग एकेडमी है, जब अभिनव बिंद्रा जी उसके उद्घाटन पर आए थे तो भारत के एकमात्र व्यक्तिगत स्पर्धा का स्वर्ण जीतने वाले भारतीय हैं, उन्होंने ये कहा था कि इससे बेहतर शूटिंग रेंज दुनिया में कहीं भी नहीं। अभी आदिल सुमारीवाला जी, जो कि जिनका एथलेटिक्स का रिकॉर्ड 22 साल तक स्प्रिंट में रहा था, वो अभी हमारी राष्ट्रीय फेडरेशन एथलेटिक्स जूनियर प्रतियोगिता में पधारे थे। और उन्होंने यहाँ आकर कहा था कि जो तात्या टोपे स्टेडियम में एथलेटिक्स की सुविधाएँ हैं, अगर मुझसे आज कहा जाए तो मैं एशियन चैम्पियनशिप भोपाल के इसी स्टेडियम में कराना चाहूँगा। मैं मानता हूँ कि 2 बड़े खिलाड़ियों के द्वारा ये जो टिप्पणी की गई है मध्य प्रदेश की खेल संरचनाओं में, वो अपने आप में सारी बात कह देती है। और हमारी जो राइडिंग की एकेडमी है वो भी विश्व स्तरीय है। वाटर स्पोर्ट्स में तो मैं मानता हूँ कि भोपाल को एक सौगात मिली हुई है भोपाल ताल के कारण। और हमारी जो वाटर स्पोर्ट्स में अभी एशियन रोइंग चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें 4 स्वर्ण पदक भारत ने जीते थे। और मुझे कहने में बहुत फ़ख्र है कि वो चारों स्वर्ण पदक
मध्य प्रदेश अकादमी के 2 खिलाड़ियों ने जी। बिल्कुल सही बात आपने कही। दरअसल एकेडमी मध्य प्रदेश का गौरव है, गर्व किया जा सकता है मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति के द्वारा हमारी एकेडमी को लेकर। शूटिंग रेंज तो अद्भुत है। ओलंपिक से पहले जब रियो ओलंपिक, माफ़ कीजिएगा, जापान के टोक्यो ओलंपिक जब तक शिफ्ट नहीं हुए थे, एक्सटेंड नहीं हुए थे, तब तक जो तैयारी हुई थी उसमें एक कैंप यहाँ भी लगा था हमारी शूटिंग एकेडमी में। और राही सरनोबत से लेकर मनु बाकर, जितने भी प्लेयर हैं वो सब ये बता रहे थे कि ये विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज है, इस पर हर व्यक्ति गर्व कर सकता है। बाकी अकादमी भी बढ़िया तरीक़े से काम कर रही हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो स्ट्राइक करते हैं, लोगों के दिमाग में उपज सकते हैं, जैसे चिंकी यादव, कुछ और नाम आपको याद? देखिए, अभी क्या हुआ कि परसों ही हमारी जो शूटिंग की जो ट्रायल हुई, ओलंपिक में जाने वाले 2 मध्य प्रदेश अकेडमी खिलाड़ियों ने उनको ओलंपिक कोटा हिंदुस्तान को दिलाया। लेकिन जब अभी ट्रायल हुई नेशनल में, तो चिंकी यादव ने अपनी प्रतियोगिता में पिस्टल में पहला स्थान प्राप्त किया, क्वालिफिकेशन राउंड में भी और फाइनल में भी। ऐश्वर्य प्रताप ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और सुनिधि चौहान ने भी क्वालिफिकेशन में पहला स्थान और अंतिम दौर में चौथा स्थान प्राप्त किया। ये तीनों विश्व स्तरीय निशानेबाज हैं जो हमारी एकेडमी के साथ ही पले बढ़े हैं। इनकी खोज भी यहीं हुई है और इनका कोई बहुत ग्रामीण परिवेश नहीं है, अधिकांश लोग बहुत ही सामान्य परिवार के बच्चे हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारे कोचेज़ ने, हमारे पूरे टीम ने बहुत मेहनत की है इन खिलाड़ियों पर, इनको विश्व स्तरीय बनाया है। महिला हॉकी में रियो में जब भारतीय टीम गई थी पिछली बार, तो 14 खिलाड़ियों में 7 खिलाड़ी भोपाल ग्वालियर की जो हमारी महिला अकादमी है उसकी 7 खिलाड़ी थी। आज भी जो भारतीय टीम है उसमें 4 खिलाड़ी महिला अकादमी ग्वालियर के हैं। तो मैं मानता हूं कि एक सर्वांगीण विकास मध्य प्रदेश में खेलों का हुआ है। और आर्चरी में जैसे मुस्कान किरार ने पिछली बार एशियाई चैंपियनशिप जकार्ता में रजत पदक जीता था धनुर्धर। इसके अलावा हर्षिता तोमर ने ओपन कैटेगरी में, जिसमें पुरुष महिलाएं दोनों शामिल होती हैं, होशंगाबाद की उस बालिका ने वहां पर कांस्य पदक जीता था ओपन कैटेगरी में। तो हर खेलों में, अभी रोइंग में हमारे 2 खिलाड़ी जिन्होंने अभी पदक जीते एशियाड में, वो विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं। रोइंग का जो अभी इंडिया का कैंप यहाँ लग रहा है, हमें लगता है कि ओलंपिक ट्रायल में हमारे और खिलाड़ी भी सेलिंग में और रोइंग में आएंगे। और पिछली बार मध्य प्रदेश से 7 खिलाड़ी ओलंपिक में गए थे। मुझे उम्मीद है कि इस बार 10-12 से ज़्यादा खिलाड़ी ओलंपिक में जाएंगे और वो दिन दूर नहीं जब ओलंपिक में कोई मध्य प्रदेश का खिलाड़ी पदक जीते। हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं आपकी अगुवाई में प्रदेश के खेल बहुत आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ियों को और ज़्यादा वरदहस्त मिलेगा आप जैसे बड़े व्यक्तित्वों का और बड़े कोचेस का। पवन जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे आपके और किसी बड़े मकाम पर आपसे फिर बातचीत करें, फिर मुलाकात करें। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। दर्शकों नमस्कार। खेल खिलाड़ी के आज के अंक में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खिलाड़ी से जिसने देश को अनेकानेक बार गौरवान्वित किया है। खेल है ताइक्वांडो। ताइक्वांडो एक ऐसा खेल है जो अपने आप में अद्भुत भी हुआ करता है, आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों क्षमताओं का परिचय कराता है। और ऐसी खिलाड़ी जो आज हमारे साथ में है वो हमें भी रोमांचित कर रही है। आइए आपको मिलाते हैं विश्व प्रसिद्ध भारत की बेहतरीन ताइक्वांडो प्लेयर लतिका भंडारी से। लतिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि आपकी उपलब्धियाँ बहुत सारी हैं, सफ़र आपका पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। शुरुआत बताएं, कैसे शुरू हुआ ताइक्वांडो का आपका सफ़र, कहाँ से टच में आई, कैसे स्टार्ट किया? मेरे पापा असम राइफल में थे, अभी रिटायर हो गए हैं। तो उन्होंने पहले भाई को कराया था, मेरे बड़े भाई को ताइक्वांडो ज्वाइन करवाया था, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था कि हम सुबह सोए रहें, तो हम फिज़िकल फिट रहें, तो इसलिए उन्होंने उसको ज्वाइन कराया था। और मैं छोटी थी और मेरा ऑब्वियसली एक वही था जिनके साथ मैं खेलती थी, तो मैं उनके पीछे पीछे चले जाया करती थी। तो फिर बाद में हमारे कोचेज़ ने मम्मी को बोला कि ये आती है, उसको शायद इंटरेस्ट है, तो उसको ज्वाइन करवा दो। फिर 2001-2 में मैं गई और मतलब मैंने ऐसे ही फ़न के लिए, मैं वहाँ के जाके बड़े बड़े भैया लोग होते थे, उनको देखती थी, उनको किक मारते हुए, तो मैं उनको लाते मारते रहती थी, किसी को भी जाके पंच कर देती थी। तो ऐसे बस ताइक्वांडो स्टार्ट हो गया। लतिका के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है वो ये है कि आपने अनेक वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली हैं, एशियन गेम्स में आपने हिस्सा लिया है, इंचियोन में आप 5th पोजीशन पर रही थी, नहीं तो मेडल भारत के लिए होता, बैड लक रहा था वो भारत के लिए, लतिका के लिए भी।
लेकिन बेसिकली आप उत्तराखंड से हैं और आप भोपाल में हैं। भोपाल का तात्या टोपे स्टेडियम और ये उसका खूबसूरत ताइक्वांडो हॉल, जो मेरे पीछे आप देख पाएंगे तो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स आपको दिखेंगे जो ताइक्वांडो में यूज़ होते हैं और आसानी से बाहर कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पहुँचना, यहाँ से वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक पहुँचना, ये अपने आप में अद्भुत रहा है। अब इस सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताएं। उत्तराखंड और अब भोपाल, मध्य प्रदेश, कैसे किस तरीके से ये सब कुछ चला? बिल्कुल, जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है और भोपाल मेरी कर्मभूमि है। तो जब मैं यहाँ पे आई तो इतना कुछ मैं मतलब गेम कर रही थी, जैसे मैंने आपको बताया बचपन से शायद मैं गेम को एंजॉय कर रही थी। और जब मैं यहाँ पे भी आई तो उस टाइम पे बस मुझे ये पता था केवल मारना होता है, तो मुझे डिफेंस टेक्निक पता ही नहीं थी। और जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे भी सर ने ऐसे ले लिया कि ठीक है, पतली लंबी लड़की है, आगे शायद अच्छा कर लेगी, चलो एक चांस दे के देख लेते हैं। और मैं भी घर से यही बोल के आई थी। मेरे पापा भी हॉस्टल में रहे थे, मेरे भाई भी साई में वो ताइक्वांडो ही खेलते थे, वो भी हॉस्टल में थे। तो एक जिद थी कि नहीं, अगर भाई गया है तो मुझे भी जाना है। वो भाई बहन का तकरार वाला था और उसमें मैं आई थी। और मैं यहाँ पे आई तो लेकिन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। सिंथेटिक ट्रैक था, जिम था, यहाँ पे बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी उस टाइम सीनियर प्लेयर्स की। तो उन लोगों के साथ जब मैं आई और तो कुछ भी नहीं आता था, मैं बिल्कुल ब्लैंक थी और सब कुछ अडाप्ट करने के लिए रेडी थी। तो वो एक बहुत अच्छी बात रही कि जब मैं ऐसे एक मन से आई, जब मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ भी नहीं आता, वो मैंने एक्सेप्ट किया कि मुझे कुछ भी नहीं आता और जो जिसने मुझे जैसा बताया मैंने वैसा किया। और 1 साल के अंदर ही मुझे इंडिया कैंप मिल गया था और मेरा सैफ गेम फर्स्ट सैफ गेम के लिए सिलेक्शन भी हो गया था, उसमें मेडल भी आया इवन। तो वो एक जो मेरी शुरुआत थी वो काफ़ी पता नहीं भगवान ने शायद ऐसे परोस के दिया था मुझे थाली, और वो बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ। मुझे नहीं लगता शायद किसी और का अच्छे से स्टार्ट हुआ होगा। तो मैं बहुत लकी रही कि मुझे इतना अच्छा सबका सपोर्ट भी मिला और मैं भी करती रही। मतलब मैं एंजॉय कर रही थी, मैं सच बताऊं मेहनत भी नहीं कर रही थी शायद उस टाइम, मैं एंजॉय कर रही थी। किसी ने 10 राउंड बोला लगाने को, बस लगा लिए। और थोड़ा सा ही पीछे होती थी तो भैया लोग सपोर्ट करते थे, अरे तू तो पहाड़ी है, भाग भाग, तो मैं वो बस कर लेती थी। तो वो चीज़ शायद बहुत काम आया मुझे यहाँ पे। दरअसल एफर्ट्स काम किया करते हैं। हमारे यहाँ कहा ज़रूर जाता है कि किस्मत भी बहादुर का साथ दिया करती है, लेकिन बहादुरी आपको दिखानी पड़ती है। एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि आपको जागने के लिए जागना तो होगा। सोने वाला जागता नहीं है और जो जाग गया वो सोने की इच्छा नहीं रखता। उन्हीं में से हैं लतिका। लतिका, आप सफ़र के बारे में बताओ, उपलब्धियों के बारे में बताओ, कैसे आगे बढ़ती गई? तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले साल में ही मेरा जूनियर में, एक्चुअली जब मैं यहाँ आई उससे पहले 2008 सीनियर नेशनल था जिसमें कि मैं नॉकआउट हो गई थी। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे नॉकआउट का मतलब कई बार दर्शक नहीं समझते। अच्छा, नॉकआउट मतलब कि मुझे किक लग गया था फेस और मेरे ब्लीडिंग होने लगी थी तो फाइट छोड़ दी थी। नॉकआउट मतलब हाँ, मैं बेहोश नहीं हुई थी बस, बट फाइट नहीं करी थी। हाँ, नॉकआउट, हाँ, आजकल के यूथ जनरेशन को पता होगा नॉकआउट हो जाते हैं, तो वो मैं हो गई थी। और जब मैं यहाँ आई थी तो सर को भी यही पता चला था कि अरे ये तो लास्ट सीनियर नेशनल में नॉकआउट हो गई थी। मैं थी जूनियर की बट मैं सीनियर खेल रही थी उस टाइम, तो उनको भी यही पता था, पर फिर भी उन्होंने पता नहीं क्यों चांस दे दिया मुझे। पर फिर भगवान की ऐसी कृपा रही और बहुत अच्छा ट्रेनिंग रहा मेरा, तो मैंने नेक्स्ट सीनियर नेशनल में गोल्ड मारा। और वो भी बहुत एक टफ वेट कैटेगरी में जिसमें कि एशियन मेडलिस्ट थी, सीनियर काफ़ी प्लेयर थे, एक शांति दी जिनसे मेरा फाइनल फाइट हुआ था। मुझे पता ही नहीं था कि वो इतनी बड़ी प्लेयर है और मैं उनके साथ बस खेल गई। मुझे बाद में पता चला ओ वो तो बहुत सीनियर प्लेयर है और काफ़ी अच्छी प्लेयर थी। तो बस मैंने जैसे बोला कि शायद मुझे कुछ भी नहीं पता था उस टाइम, तो इसलिए बस मैं खेल जाती थी, डरती नहीं थी, अटैक करने में बस घुस जाती थी और मुझे पता था बस स्कोर लेना है चेस्ट गार्ड और हेड गार्ड पे, तो बस मैं मारती थी और यही मेरा प्लस पॉइंट था। फिर उसके बाद उस टाइम जीतते रही, 2010-11 ऐसा था, मैं जीतते रही। 12 में ऐसा हुआ जब सीनियर नेशनल था और मैं एक जूनियर लड़की से फर्स्ट फाइट ही हार गई। मैं सबसे प्रोबेबल थी, ऑब्वियसली मैं इंटरनेशनल मेडल रह चुकी थी, कई नेशनल मेडल ले चुकी थी उस टाइम तक, नेशनल गेम्स का गोल्ड भी था शायद उस टाइम मेरे पास, और तब भी मैं एक जूनियर लड़की से हार गई फर्स्ट फाइट, वो भी। तो वो उस टाइम पे मेरी आँखें, मेरे कान खुले, मुझे पता चला कि लोग अच्छा बुराइयाँ भी करते हैं, काफ़ी कुछ बुरा बोलते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं 1 महीना बहुत बेकार सिचुएशन में रही, मैं बहुत रोती थी रोज़ रात में। और फिर जब मेरे भाई को मेरे बारे में पता चला, ऐसे मेरे बड़े भाई जो हैं, तो उनको पता था कि मैं कहीं ना कहीं टूटी तो हूँ, बट उनको ये नहीं पता था कि शायद मुझे इतना हिट कर गया वो चीज़। और वो रोज़ मुझे फ़ोन करते थे, रोज़ आधा घंटा समझाते थे कि कोई बात नहीं, गेम है, कर लो। पर मुझे वो चीज़ अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगा। बट उसके बाद हाँ, फिर मैं गेम के लिए सीरियस हुई। सीरियस मतलब एज इन कि फिर मैंने अपनी उन कमियों को भी सुधारना स्टार्ट किया जिनको मैं कभी ध्यान नहीं देती थी। फिर मैंने डिफेंस ट्रेनिंग किया, मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत किया। मैं ट्रेनिंग करके फिर मैं अलग से और ट्रेनिंग करने जाती थी और फिर उसका अच्छा रिजल्ट आया नेक्स्ट नेशनल में। मैंने सबको एक तरफा मारा अपने वेट कैटेगरी के,
और तो बस उसके बाद मतलब फिर ऐसा था कि फिर मैं हमेशा तैयार थी, मैं हार के लिए भी और जीत के लिए भी मैं हमेशा तैयार रही। मुझे पता था कि मुझे बस अपना बेस्ट देना है, हार या जीत कुछ भी हो मैं उसको दिल से नहीं लगाऊंगी, इवन जीत को भी अपने सर पे नहीं चढ़ने दूंगी और हार को अपने दिल में नहीं उतरने दूंगी। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेसन था, आई थिंक वो जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो शायद मैं हर फील्ड में होता है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हार के बाद जब आप आगे बढ़ने की सोचते हैं, कहते हैं ना गुंजाइश जहाँ हुआ करती है वहीं से आगे बढ़ने की ललक रहा करती है। सब कुछ आपने एकदम हासिल कर लिया तो पिछड़ने के भी आसार पैदा हो जाया करते हैं, लेकिन लतिका ने सब कुछ झुटलाया है। अब जब आप नेशनल गोल्ड आपने लिया और उसके बाद इंटरनेशनल चैम्पियनशिप, ख़ासतौर से वर्ल्ड चैम्पियनशिप जब पहले आप खेलने गई थी, वो क्या रहा था, थोड़ा सा बताएं। तो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल जो था, मेरे एक्चुअली जो भी फर्स्ट इंटरनेशनल सैफ गेम एशियन गेम्स जो भी था, तो मैं अभी तक यंगेस्ट प्लेयर हूँ जिसने अभी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। और अब शायद वो होगा भी नहीं आगे, क्योंकि अब ऐसे नियम आ गए हैं कि 17 साल से नीचे वाले लोग एशियन गेम्स नहीं खेल सकते। हाँ, तो शायद वो अब मुझे पता चला कि ओ मैंने कुछ किया एंड वो एक हिस्ट्री बन गया है, आई एम द यंगेस्ट वन। और तो उस टाइम पे जो भी मैंने आई मीन किया वो पता नहीं, बस मैंने बोला जैसे कि मैं शायद गेम एंजॉय कर रही थी, तो मुझे कोई भी आउटकम का डर नहीं था क्योंकि मैं बस जीत ही रही थी और बस वो ऐसे ही होता चला गया। उसके बाद मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप जाने को मिला, कोरिया में थी, और हम लोग जब गए तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे ताइक्वांडो पार्क है एक्चुअली, वहाँ पे एक मूजू करके एक जगह है जहाँ पूरा ताइक्वांडो के हिसाब से बनाया हुआ है। वो बहुत ह्यूज था, बहुत सुंदर था। तो जब उसको देखा तो तब पता चला कि ओ ताइक्वांडो से मतलब इतनी चीज़ें चल सकती हैं पूरे लोगों का, मतलब पूरा एक वो पार्क है जहाँ पे लोग आते हैं, रोज करते हैं, नॉर्मल लोग भी सब इंक्लूडेड हैं, ये नहीं कि केवल खिलाड़ी खेल रहा है। तो उस टाइम शायद स्पोर्ट्स कल्चर की मुझे पहचान हुई, मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। और सभी सीनियर थे मेरे साथ में, उन लोगों के साथ खेलना, और वहाँ पे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जिनका मैं केवल नाम सुनती थी, जिनको मैं केवल नेट वेट पे कभी देखा था, उन लोगों को खेलते हुए देखना। तो वहाँ पे बस एक चीज़ समझा कि आप चाहे कैसे भी हो, लेकिन आपको जब खेलना है ना तो बस आपको खेलना है। उस टाइम आपको कुछ नहीं सोचना है, ना आप बहुत बड़े हो ना आप बहुत छोटे हो, आपको बस खेलना है, आपको लाते मारनी क्योंकि आपको स्कोर करना है। तो वहाँ पे कोई बड़ा नाम, कोई बड़ी कंट्री नहीं होती, वहाँ पे बस आप होते हैं और आपका गेम होता है। एक बात और है कि आपका खेल है ताइक्वांडो, जो लातों के सहारे और पंचेस के सहारे खेला जाता है। जब आप लातें मारना शब्द इस्तेमाल करते हैं तो एक आम दर्शक जो समझता है खेल में लातें किस तरीक़े से मारी जाती हैं, दरअसल लतिका किक्स की बात कर रही हैं। किक्स और पंच, ये दो चीज़ें ताइक्वांडो में अपनाई जाती हैं जिनके सहारे स्कोर मिला करता है। और अच्छे से लतिका आप बताओ, ताइक्वांडो अपने आप में कैसा खेल होता है, दूसरे मार्शल आर्ट से कैसे डिफरेंट होता है? ओके, बहुत रूल्स रेगुलेशन वाला गेम है हम लोग का। आप बिलो द बेल्ट किक नहीं मार सकते, ना पंच मार सकते हैं, फेस पे भी आप पंच नहीं मार सकते, केवल चेस्ट गार्ड पे मारना होता है। और जो किकिंग का होता है एरिया, जैसे अब हमारे पीछे डमी लगा हुआ है, उसमें चेस्ट गार्ड पे स्कोर करते हैं, किक करते हैं, एक मिनिमम पावर से स्कोर करना होता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स आ गए हैं तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ गई है। एक मिनिमम पावर हर वेट कैटेगरी के लिए सेट है, उसके ऊपर आप किक मारेंगे तो ही वो रजिस्टर्ड होगा स्कोर, 2 स्कोर रजिस्टर्ड होते हैं। और फेस पे मारते हैं तो 3 स्कोर मिलते हैं। और अगर आप एडवांस किक मारते हैं, टर्निंग डोलियो या राउंड किक, तो उसके 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। तो ऐसे ही 2-2 मिनट के 3 राउंड होते हैं, 1-1 मिनट रेस्ट होता है बीच में, तो उसमें जो जितना ज़्यादा स्कोर करता है वो जीतता है। यानी इस तरीके का खेल हुआ करता है। अब जल्दी से लतिका से ये पूछ लेते हैं, बात ख़त्म होने से पहले, कि वो प्रैक्टिस कैसे किया करती हैं, क्या प्रैक्टिस शेड्यूल रहा करता है? अभी जैसे कोरोना के टाइम पे ऑफ सीज़न था तो उस टाइम पे मैंने बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया क्योंकि मेरे नी इंजरी थी। तो जैसे मार्शल आर्ट गेम है, बहुत इंटेंसिव हम लोग का वर्कआउट रहता है, और उसके बाद हिटिंग गेम भी है। ऑब्वियसली अगर जब तक हम मारेंगे नहीं तो स्कोर नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट तो करना ही है। और हम लोग का गेम फुल कांटेक्ट गेम है, मतलब कि आप कितना ज़ोर से मार के सामने वाले प्लेयर को गिरा भी सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है उसके लिए, बॉडी से नहीं दिल से भी, कि आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, आपको मतलब अंदर जाने से डर नहीं लगना चाहिए। तो वो चीज़ बहुत अच्छी डेवलप भी हो जाती है। जो लोग अगर डरते हैं या फिर जिनके मन में करने का है, तो वो ताइक्वांडो बहुत आराम से कर सकता है। प्रैक्टिस कैसे किया करती हैं, क्या तरीके रहा करते हैं? हम लोग का फिजिकल वर्कआउट होता है, हम लोग का रनिंग होता है ताकि हम लोग का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा रहे, हम लोग का एंड्योरेंस अच्छा रहे, स्पीड ट्रेनिंग होती है हम लोग के मसल डेवलप करने के लिए, स्ट्रेंथ सेशन होता है हम लोग को स्ट्रांग होने के लिए, और फिर हम लोग का ताइक्वांडो सेशन होता है। तो ताइक्वांडो सेशन के भी कई पार्ट होते हैं, अटैक, डिफेंस, किकिंग और एडवांस किकिंग। तो जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ब्यूटीफुल गेम है। आई लव माई स्पोर्ट्स, इसलिए शायद मैं ऐसा बोल रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। आप जब देखेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव गेम है। फेस पे किक मारना, फेस पे किक मार के वो चिल्लाना, एग्रेशन के साथ शो करना कि मैंने पॉइंट ले लिया, तो ये एक ब्यूटी है इस गेम की।
और बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ खेलना पड़ता है, इसलिए माइंड का आपका काम होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि जहाँ आपको बहुत एग्रेसिव रहना है अपने गेम के लिए, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहना है, और साथ में आपको बहुत काम रहना है ताकि आप नेक्स्ट मूव सोच पाओ, अपनी स्ट्रेटेजी पे स्टिक रह पाओ। तो वो एक जो कोऑर्डिनेशन है बहुत कम स्पोर्ट्स में शायद मिलता है, और इसलिए आप अगर ताइक्वांडो करते हैं तो ये चीज़ आप आराम से सीखेंगे, खुद ही सेल्फ डेवलप हो जाएगा ये सब चीज़ें। बिल्कुल सही बात है दर्शकों, ताइक्वांडो अपने आप में एक अद्भुत खेल रहा करता है। दिमागी संतुलन जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा आप सब खेल में सही, लेकिन इस खेल में ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। ये वास्तव में इसको तरीक़े से बयां करने वाली बात हो जाएगी। अब बयां करवा लेते हैं आगे के गोल लतिका के ज़रिए। लतिका, आगे क्या गोल है, क्या टारगेट है? अभी हम लोग के ओलंपिक क्वालिफिकेशन बचे हैं एशियन रीजन के, अभी डेट डिसाइडेड नहीं है तो जल्दी आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट 2022 में एशियन गेम्स है, और मे बी कॉमनवेल्थ में आने के चांसेस अभी तक नहीं आए हैं, पर मे बी होप फॉर द बेस्ट। मैं होप कर रही हूँ कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आ जाएं। तो फिलहाल मेरा अभी 3-4 साल का जो है, क्योंकि मैं 2008 से खेल रही हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 12 साल हो गए हैं प्रोफेशनली खेलते हुए। बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी। मेरे डिपार्टमेंट DSYW का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मैं तो बोलूँगी कि नाम मुझे मेरे घर वालों ने दिया, लेकिन पहचान मुझे DSYW ने दी, मध्य प्रदेश सरकार की वजह से मुझे मिला, और मेरी जर्नी में काफ़ी सपोर्ट रहा है उनका। और बस अभी 2-4 साल जो भी मैं खेलना चाहती हूँ, मैं उसे और एंजॉय करके खेलना चाहती हूँ, और उसके बाद फिर जो भी होगा मैं अपने जूनियर, अभी मैं यहाँ पे एज अ कोच भी अपॉइंट हूँ, तो मैं अपने जूनियर्स को सिखाती हूँ। मेरे जो भी ट्रेनिंग्स हैं मैं उनको साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, उनको अपने टेक्निक्स जो भी मैं समझ में आते हैं मैं उनके साथ बताती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ, उनको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। तो ये शायद मैं खेल रही हूँ, मैं एक्टिव प्लेयर हूँ, इसलिए मैं उनको करके बता पाती हूँ, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है उन पर। और अभी मैं ऑनलाइन भी जो लोग मुझे अप्रोच करते हैं तो मैं उन लोग को भी समझाती हूँ। तो जो भी मैंने सीखा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी को मैं सर्व कर रही हूँ, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। बहुत सारा धन्यवाद लतिका को भी देंगे। दरअसल लतिका जैसी खिलाड़ी पूरी सोसाइटी को इंस्पायर किया करती हैं। मार्शल आर्ट में किसी महिला का जुड़ना, किसी बालिका का जुड़ना, फिर यहाँ तक का सफ़र तय करना, डर को दूर भगाना, बहुत सारा मोटिवेशनल दरअसल ये पूरा का पूरा काम रहा करता है, और लतिका वो करके दिखा रहे हैं। आपके पास कई मेडल हैं, लेकिन मेडल की उम्मीद देशवासियों की बढ़ जाती है, हम जैसे लतिका के चाहने वालों की बढ़ जाती है। उम्मीद करते हैं आने वाले एशियन गेम्स, आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स और आने वाला ओलंपिक, वहाँ लतिका हिस्सा लें और देश के लिए मेडल जीतें। लतिका, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, यहाँ आने के लिए आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके विशेष के लिए भी बहुत धन्यवाद। अब मुलाकात यहीं संपन्न करते हैं, अगली मुलाकात बहुत जल्दी। नमस्कार।